जय संविधान। जय संविधान। साथियों, आज ये मैं महात्मा फुले के लिबास में नागेश कवड़े सामान्य जन, और ये मेरे साथ है चार्ली वरप्रभा। तो आज इनकी माता जो फोटो बताइए, हाँ, इनकी माता के 14वें स्मृति दिन के उपलक्ष्य में हम आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। तो कई कलाकारों के जीवन में ऐसा मोड़ आया है कभी कि एक तरफ मतलब लोगों को मतलब कमिटमेंट की है कि कार्यक्रम तो शो मस्ट गो ऑन, वो तो होना ही चाहिए, और वहाँ पर कोई अपना करीब का बीमार है, बड़ी मतलब आखिरी सांस गिन रहा है। ऐसे मौके पर मतलब क्या करना, वो उलझन में हो जाते हैं। तो यहाँ पर वर बाबा अपने शब्दों में ही बताएंगे वो सिचुएशन क्या थी। जय संविधान। मेरी ज़िंदगी एक अजब हो गई है। जैसे कि मेरी माँ 2009 को उनका निधन हो गया है, और ये जो है 29 तारीख को मेरी माँ का निधन हो गया। ये भारतीय रिजर्व बैंक जो कर्मचारी है, उन्होंने नागपुर में मेरा कार्यक्रम 26 अप्रैल को रखा था। मेरी माँ बहुत सीरियस और बेड में थी। ये आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, बुद्ध सुखी या राजा सुखी ये कार्यक्रम था 26 अप्रैल को। तो मैं गया उधर, और 28 अप्रैल को रात को जब मैं गाड़ी में था, रेल में नागपुर से आता समय, मेरे वाइफ ने मेरे को फ़ोन किया कि आपकी माँ गुजर गई। मैं बहुत, किसी की भी माँ गुजर जाएगी तो कैसा लगता है, आप थोड़ा सा आपके बारे में बहुत बताओ। मतलब दुनिया में मतलब जो आम आदमी के लिए सबसे बड़ी दुख की बात है, सबसे बड़ी हानि है माँ का बिछड़ जाना हमसे, किसी के लिए भी। मेरे को बहुत दुख महसूस हुआ, लेकिन माँ की सेवा मैंने बहुत की उस समय जब पैरालिसिस हो गया था। मेरे बहुत अच्छे डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर, हमारे डॉक्टर है, उन्होंने फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर मेत्रे सर, उन्होंने झट झट से माँ को देखा, और गाड़ी लेके हम एक बड़े डॉक्टर के पास गए, और वो गोली दी खून पतला होने की। तो पैरालिसिस का थोड़ा सा असर था। फिर एक इंसान मेरे माँ को मसाज करने के लिए 2-3 महीना आता था। एक औरत रखी थी दवाई देने के लिए और ख्याल लेने के लिए, खाना बनाने के लिए अलग थी। मेरी माँ यानी मेरे पिताजी भारत के सेवा में, स्वतंत्र स्वतंत्र, हाँ, पूर्व सेवा में हाँ। थे, और सैनिक थे। तो वो उनकी बात अलग है, मैं बताऊंगा उनके बारे में। तो मेरे माँ को पेंशन मिलती थी और मेडिकल खर्चा मिलता था, तो कैसा तो चलता था। लेकिन बाद में मेरी माँ को क्या गांव की याद आती थी। गांव की याद आती थी मेरी माँ को। तो क्योंकि वो झोपड़पट्टी में रही है, और ऐसे बंद दरवाजे में रह के अकेली रहती थी। बहुत मुसीबत था उस टाइम अकेला रहने, यानी क्या, हाँ। एक औरत थी बात करने में, लेकिन उसको गांव में बहुत ज़्यादा ये था, और हमारे लेलेवाड़ी में, अंधेरी में, उधर ऐसा माहौल था कि एक दूसरे को पूछने वाले लोग थे। तो ये तो बहुत भयंकर है। तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी माँ बेड के ऊपर थी। उधर सुविधा नहीं था, इधर सब सुविधा नहीं था, कुछ सुविधा था। तो मैं बड़े अस्पताल में, जो रोगी लोगों का अस्पताल है, वृद्धाश्रम नहीं हो, अस्पताल है, जो बूढ़े बीमारियों को ये करने का अस्पताल है, वो उधर रखा था, और बाद में उधर ही गुजर गई। ये जो मैंने बड़ी कंपनी का जॉब छोड़ा मैंने, तब बहुत पैसा था हम लोग के पास। मेरी माँ के पास इतना गहने थे सोने के,
बहुत कुछ। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा पेमेंट था। और मेरे घर में मेरी माँ, बहुत गांव के लोग, हमारे घर अंधेरी लेलेवाड़ी का घर बड़ा था, सब लोग उधर खाने के लिए, नाश्ता चाय के लिए बहुत लोग आते थे। मेरी माँ सेवा करती थी, खाना बनाती थी। और मेरी माँ दयालु थी। मेरे पिताजी भी उदार थे, बहुत पैसे देते के लोगों को। अगर मैं 7वीं में था ना, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे अंगूठी थी सोने की और फरलुबा का घड़ी थी। वो फरलुबा की घड़ी कितनी महंगी थी उसकी, पता नहीं उतना, लेकिन महंगी महंगी घड़ियों में थी वो। हाँ। तो ऐसे अवस्था छोड़कर मैं पुणे आ गया और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के मूवमेंट चलाने के लिए प्रचार और प्रसार किया। जैसा कि विश्व संस्था होनी चाहिए, बाबा साहेब अम्बेडकर बोले, और धम्म, नया प्रकार का धम्म सेवक चाहिए, वो प्रशिक्षित चाहिए, और विदेश से पैसा आना चाहिए। ये 1950 का लेख पढ़कर हम लोग, सिद्धार्थ, विमोलेश्वरी, चंद्रशील, बोधिसेन और मैं इधर आ गए। बहुत बड़ी कंपनी का पैसा छोड़ के हम आ गए और इधर मेरी माँ को सुविधा मेरे को करना पड़ा। घर में अच्छा सुविधा थी। इतना ही बोलने का है। ये जो मैंने बताया ना, बुद्ध सुखी का राजा सुखी, वो राज कपूर के पिक्चर का जो आप सुनेंगे तो मेरी जिंदगी में ये हो गया है। मेरी माँ बेड के ऊपर थी, कभी भी मर सकती थी, डॉक्टर ने कहा था, लेकिन मेरे को ये कार्यक्रम में जाना था, शो में जाना था मेरे को, बुद्ध सुखी या राजा सुखी, और शो कंप्लीट करके आ गया मैं। ये मैंने आपको बताया है, तो आपको क्या बोलने के? हाँ, तो फिर है ना, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि फिलियल पिटी का मतलब होता है मातृ पितृ दायित्व। तो हमने, जैसे कि वरबाबा ने बताया अभी, कि उनकी माँ मिलनसार थी, लोगों में मिलना, बातचीत करना उनको अच्छा लगता था। और यहाँ आने के पहले, मतलब जहाँ पर उनका अंत हुआ, वहाँ के पहले वो लोगों में, मतलब मिलनसार लोगों में, मतलब बातचीत हमेशा होती थी। और फिर यहाँ आने पर वो अकेली पड़ गई, बीमार हो गई, उसमें उनको बहुत ही मतलब परेशानी झेलनी पड़ी। तो हमने जो मातृ पितृ दायित्व है, तो आज हम पेपर में पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग ये जो दायित्व है, मातृ पितृ दायित्व, यानी माता पिता की जो हम पर जिम्मेदारी है, उसके प्रति जागरूक नहीं होते हैं, या उसके प्रति उदासीन होते हैं वो। तो उसके बदले में हमने इस बात पे जागरूक होना चाहिए। तो वो हमारा परम कर्तव्य होता है कि माता पिता की सेवा, उनको क्या लगता है, सिर्फ अन्न, पानी, दवाई और अच्छी बातें, बस। और क्या चाहते हैं वो। तो इसके बारे में आप सजग रहिए और इसका अमल खुद कीजिए और इसे करवाइए। एक बात मैं कान खोलकर बताना चाहता हूँ, संगठन लोगों के लिए, संगठन लोगों, जब आप कोई संगठन निर्माण करते हैं, कोई भी हो, देश विदेश, कौन सा भी, भारत में कौन सा भी संगठन, जो संगठन को योगदान देते हैं, तो आजीविका वो जो बदलते हैं, उनके आजीविका कार्य के लिए होते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कार्य के लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर बोले ये आर्थिक क्षमता महत्वपूर्ण है, बाबा साहेब अम्बेडकर बोले, लेकिन जो आपको योगदान देते हैं, संगठन को आपको सुन के आते हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, यानी उनका पालन पोषण करना, यानी क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजर है, यानी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो प्रमुख है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनका मतलब उनको सही, मतलब सही मात्रा में उनके ज़रूरत के अनुसार मानधन हो और उनका भविष्य निर्वाह भी हो। और दूसरी एक बात बताना चाहिए, कौन से ही संगठन में अगर राजकारण बढ़ जाए तो वो क्लेश कारक रहते हैं, और सत्ता को महत्व दिया जाए वो क्लेश कारक रहते हैं। इसलिए चार्ली चैपलिन की बातें मैं हमेशा बोलता हूँ, सोल्जर आई वांट शांति, मुझे शांति चाहिए। मिस्त्री यानी कामगार, मजदूर के लिए बड़े जो प्रस्तावित लोग हैं, उन्होंने न्याय देना चाहिए, ये चार्ली बोले।
अगर आप प्रॉफिट जमा करेंगे संगठन किधर भी, और तुम्हारे साथ जो जिन्होंने तुमको साथ दिया है आगे, यानी तुम्हारे साथ से है, तो उनको आप भूल जाएंगे। डॉक्टर सालुंके सर बोले कि आप इतने आगे आए, पीछे देखो, जो पीछे रह गए उनको रुको और लेके जाओ। इसका मतलब क्या है, आपको क्या बोलने का है? हाँ, तो मतलब इसका मतलब है कि ये जो टीम वर्क है कि कई कई के मन में मतलब ऐसा होता है कि मैं फ्रंट में होना चाहिए, मैं ही फोकस में होना चाहिए। तो ये बातें मतलब अभी ये बातें भूलकर हमको चाहिए अभी कि जो पीछे रह गए उनको, मतलब जैसे वो काव्य है ना, अंधेरे में जो बैठे हैं नज़र उन पर भी कुछ डालो, अरे वो रोशनी वालों। तो जो पीछे पड़ गए उनको हमको सामने लाना चाहिए उनको। बराबर है। इसलिए मेरे को चैलेंज देने गए आप संगठन, ये लोग के जो जो संगठन वाले हैं, आप उनका साथ लेते हैं। वो संगठन के लिए दिहाड़ी मजदूर जैसा काम करते, और उनका साथ लेके आप अच्छे पौधे के ऊपर जाते, कोई भी रहने दो। अगर हम उनको भूलते, वो अधम्म है। अधम है वो सधम्म, धम्म तो छोड़ दो, सधम्म नहीं है वो। तो हमारा कोई भी संगठन ने हर इंसान को, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ना, हर इंसान को देखते थे, पूछते थे, और उन्होंने जो तरतूद किया है हर भारत के नारी के सभी को तरतूद किया है, कल्याणकारी तरतूद की है, संविधान में किया है। बहुत मेहनत किया है, बहुत तकलीफ हो गई उनको, बहुत तकलीफ हो गई। फिर अगर हम बुद्ध क्या संघ की बातें करते तो तथागत बुद्ध, वो जो रोगी था खुद हो गए और उनकी सेवा की। ये रोगी था वो। हाँ, वो जो अतिसार से मतलब वो परेशान था वो, और भगवान बुद्ध अगर समझा कह भी देते थे कि जरा आनंद कृपा करके गर्म पानी करना, और वो उस रोगी को मतलब जो अतिसार से मतलब परेशान है उसको स्वच्छ करना। तो ऐसा उन्होंने कहने के बगैर उन्होंने खुद ही उस पानी से वो उस अतिसार से लिपटे हुए रोगी को उसकी स्वच्छता की, उसको पोंछ लिया और उसको अच्छी स्थिति में रखा। ऐसे बुद्ध के बहुत से उदाहरण है, बहुत से उदाहरण है तथागत बुद्ध के, बहुत से उदाहरण है ऐसे कि उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है। जैसा कि महात्मा फुले जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है कि उनके बाद उनको पैरालिसिस हो गया, तो उन्होंने लेफ्ट हैंड से सार्वजनिक सत्य धर्म लिखा। पैसा वो वीटी का जो कुछ है ना, इतना पैसा था उनका, कितना था पैसा। तो कहते हैं कि मतलब टाटा का जो ये था मतलब राजस्व, यानी उनका जो रिवेन्यू जो पूरा था उससे ज़्यादा महात्मा फुले के कारोबार का रिवेन्यू था। समाज के लिए उनका पैसा खर्च हो गया। बाद में दवाई के लिए उनको शाहू महाराज के पास जाना पड़ा, मदद लेनी पड़ी। शाहू महाराज कितने महान थे। अभी उनका शाहू महोत्सव मनाए गए, तो उन्होंने सावित्री, तब वो उनका देहांत हो गया महात्मा फुले का, तो सावित्री माता फुले को पेंशन मिल गई। ये याद रखो, जो सत्यवाद है, जो प्रामाणिक से काम करते हैं, उनको तकलीफ झेलनी पड़ती है। साइंटिस्ट भी लोग, कोई भी लोग ये तकलीफ हम झेलेंगे। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो धूर्त पॉलिटिक्स में और सत्ता में मदहोश रहते हैं, उनको तो हम क्षमा ही करेंगे कि उनको दया करनी चाहिए कि उनकी जो बुद्धिमत्ता है ना, उनकी दया कर, जो भेद करते उनको बुद्धिमत्ता की दया करनी चाहिए कि ये अज्ञानी लोग हैं, उनको नहीं समझ सकते। इसलिए ओशो बोले, बुद्ध जैसा कृतज्ञ दुनिया में कोई नहीं। सबसे ज़्यादा अगर समझा, सबसे ज़्यादा
कृतज्ञ का अगर मिसाल हम देंगे तो बुद्ध के बारे में ही बोलेंगे हम। और एक बात है, कृतज्ञता सज्जनों का भूमि है, सज्जन लोगों की। और डॉक्टर सालुंके सर बोलते हैं कि कृतज्ञता जैसा दूसरा अपराध नहीं है। तो हम कृतज्ञ रहेंगे तो एक दूसरे से सुख दे सकते हैं हम। इतना ही बोलने का है। जय संविधान। जय संविधान।